नमस्कार दोस्तों। थोड़ा इसके पहले वीडियो रिकॉर्डिंग की थोड़ा दिक्कत आ गई थी और यहाँ पे घूस घास दिया हमें, तो यहाँ से फिर से देख लेते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, इन विशेषताओं में देखते हैं हम, क्योंकि इस जो चैप्टर ये है, इसका हर एक हेडिंग जो है इस चैप्टर में जो दिया गया है अपने आप में एक चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरी ब्रॉडली तरीके से ना पढ़ के उसे उसके अपने ही चैप्टर में देखा जाएगा, क्योंकि हम इसमें कल अंडरलाइन कर रहे हैं, अंडरलाइन करके हम बता रहे हैं आपको। तो पहला लाइन देखते हैं, भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। यहाँ पे इस लाइन का कोई विशेष महत्व नहीं है, हालांकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी हम आगे आपको बताएंगे कैसे क्या होता है। सेल्फ स्टडी करने वाले कहाँ फंसते हैं बेचारे, तो आप यहाँ से वीडियो को देखने के बाद अनुमान लगा लेंगे कि सेल्फ स्टडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधान से उधार लिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन जो था उधार लिए गए हैं, क्या किया गया, अडॉप्टेड है। इसमें जो मेंस के लेवल पे बहुत बड़ा डिस्कशन होता है कि इसे उधार का बोरा माना जाए कि ना माना जाए, तमाम चीजें डिस्कशन होती हैं, लेकिन इस पुस्तक में क्लियरिफिकेशन तो नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि क्लास करनी चाहिए और एक पुस्तक पर्याप्त रूप से उपयोगी नहीं है। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं, भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उससे अन्य देशों के संविधान से अलग पहचान करते हैं। ठीक है, यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाया गया संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें, 97वें और 101 संविधान में। संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हालांकि केशवानंद भारती मामले, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से बार बार टेस्ट सीरीज वाले भी बनाते हैं और अन्य तमाम परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि केशवानंद भारती मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत, चूंकि 368 क्या है, संविधान में संशोधन करता है, के तहत को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे, क्या मूल ढांचे में बदलने की अनुमति नहीं देती। ठीक है, लेकिन ये जो मूल ढांचा है इस पे बहुत बड़ी डिबेट होती रहती है, क्योंकि समय समय के अनुसार एससी द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे बताया जाता है कि इसे मूल ढांचा माना जाएगा कि नहीं। मेरा कुल मिला के अभी मूल ढांचा तो विस्तृत रूप से व्यवस्थित नहीं है, विस्तारित रूप से यह नहीं माना गया कि इस चीज को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो जो है कोर्ट हमेशा समय समय से निर्धारण करता रहता है, जब उसके सामने मामला जाता है तब। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि मूल ढांचे को निर्धारित किया गया तो आप गलत मानेंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी विशेष अधिनियम को, विशेष खंड को, विशेष चीज को कि जैसे संविधान संघीय व्यवस्था है तो यह विशेष मूल ढांचे का हिस्सा है, लेकिन अगर इसे मूल ढांचे का हिस्सा माना जाएगा क्योंकि जो है एससी ने निर्धारित कर दिया है, लेकिन हर चीज निर्धारित नहीं है। यानी कि आप यह व्यवस्थित तौर पर नहीं कह सकते कि संविधान में जो है मूल ढांचे को परिभाषित कर दिया गया। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो गलत रहेगा, और किसी स्पेसिफिक नाम से रहेगा, अगर वो मूल ढांचे को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो वह मूल ढांचे में माना जाएगा। यही होता है कि अब डिस्कस नहीं करके पढ़े रहते हैं, तो अगर केवल ऊपरी तौर पे पढ़े होते हैं तो अगर मूल ढांचे को देखेंगे, यहाँ पर आपके दिमाग में चला जाएगा कि मूल ढांचे जैसी कोई चीज है, तो वहाँ पे अगर प्रश्न आ गया कि संविधान में मूल ढांचा परिभाषित है, तो वहाँ पर आप पूरी, मुझे उम्मीद है कि आप वहाँ सही ट्रिक लगा देंगे, जबकि गलत है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, संविधान की विशेषताएं क्या देखते हैं, संविधान की विशेषताएं। ठीक है, संविधान के वर्तमान रूप में इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं, और उसका जो चैप्टर है, हम सबका, मैंने कहा है कि सबका अपना आप में एक चैप्टर है। ठीक है, फिर भी देखते हैं, सबसे लंबा लिखित संविधान। संविधान के दो वर्गों में
संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। लिखित संविधान, लिखित जैसे अमेरिकी संविधान और अलिखित जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत बृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। यहाँ से नहीं, इसमें नहीं है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। जैसे उधार का ब्यौरा, अभी बहुत चीजें पुस्तक में नहीं होती लेकिन पूछी जाती हैं, तो वहाँ पे अलग पुस्तक को पढ़ना पड़ता है। और कुछ लोग जब सफल हो जाते हैं तो ज़्यादा पैसे के चक्कर में बच्चों को गुमराह कर देते हैं, छात्रों को। ठीक है, देखते हैं। मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियां थी, जो मूल संविधान है हमारा। वर्तमान में 2019 का अपडेटेड बुक है जो मेरे पास है। इसमें एक प्रस्तावना 470 अनुच्छेद 25 भागों में विभक्त 12 अनुसूचियां, जो हर चीज आपको याद नहीं रखनी है। ठीक है, सन 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग 7 को हटा दिया और इसमें करीब 95 अनुच्छेद 4 भागों में 4 का, 9 का, 9 का और 14 का और 4 अनुसूचियां 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेदों और अनुसूचियां नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ये सब नहीं याद रखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीजें रहेंगी, जब उनके जैसे 7वीं अनुसूची क्या, 8वीं अनुसूची क्या, हम वहाँ पर अध्ययन करेंगे, वहाँ पे सब देखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे नहीं याद हो रहा, नहीं याद हो रहा मत याद हो, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न कारण है। ठीक है, देखते हैं। ये हमेशा पूछा जाता है कि कारणों में आता है। ठीक है, भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मानी जाती हैं भारत का संविधान को विस्तृत होने के कारण में। ऐतिहासिक, इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम बहुत विस्तृत था, हमने पहले ही चैप्टर में देखा था, बताया था कितने अनुच्छेद थे। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एक संविधान, हालांकि ये हट गया है। ठीक है, ये पुस्तक अपडेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको चीजें करते चले जाएंगे। ठीक है, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व इसे कारण माना जाता है। आगे देखते हैं। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत, संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा प्रश्न में, संविधान में शासन के मौलिक सिद्धांत केवल ऐसा प्रावधान शामिल है तो गलत होगा, पूरा होना चाहिए। ठीक है, संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों का आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है, उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं विभिन्न सूत्रों से विहित। इसमें देखते हैं, भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधान और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। अच्छी बात है। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 लिया गया है। ये लेटेस्ट था और इसे बहुत मशक्कत करने के बाद बनाया गया था। ठीक है, संविधान का दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित है। इसे आप यहाँ ध्यान में मत रखिएगा, क्योंकि इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है,
तो भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग, कैबिनेट सरकार का सिद्धांत, कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। स्टेशन न लीजिएगा, नहीं याद होगा तो, लेकिन प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। संविधान के अन्य प्रावधान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर जो रूस है, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के साथ लिया गया। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्या लिया गया है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि कनाडा से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया, तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं। हम उसका समय आएगा तो वहाँ पर देखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते वक्त हम देखते हैं उसमें ही क्या है। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव भौतिक सामग्री का स्रोत जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। संविधान के आधे से अधिक प्रावधान या तो 1935 के अधिनियम के समान है या फिर इससे मिलते जुलते हैं। अब हम आगे देखते हैं नियमितता एवं अनियमितता का समन्वय भी कह सकते हैं, समन्वय। इसमें देखते हैं नियमितता एवं अनियमितता का समन्वय में संविधानों को नियमितता और अनियमितता की दृष्टि से विवर्गीकृत किया जाता है, कठोर या अनम्य। यहाँ से बहुत प्रश्न कंसेप्चुअल तौर पे पूछे जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे ध्यान देखिए, आप जब पढ़ेंगे अपने टीचर से तो वहाँ पर ध्यान देके पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं केवल अंडरलाइन करके जा रहा हूँ। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। ठीक है। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान। लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसा किसी आम कानून के निर्माण को, जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान न तो लचीला और न ही कठोर है, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधनों का प्रावधान है। यहाँ जो 368 है, अगर व्यवहारिक रूप में 3 तरीके से होते हैं, लेकिन उसे एक जो होता है उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता, लेकिन जब पढ़ाई करते हैं हम उसको संविधान संशोधन की तरह ट्रीट करते हैं कि जब औपचारिक बात होती है उसे निगलेक्ट किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें जानने की आवश्यकता है। अगर यहाँ पे थोड़ा भी आपने कंसेप्चुअली मिस्टेक की तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। यहाँ पे जब आपके टीचर पढ़ाएंगे तो आप समझाएंगे ही। ठीक है। कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया के तरह इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में समान बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि यह संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। यहाँ पे कंसेप्चुअली तौर पे बच्चों को इन्हीं भरमाया जाता है। अगर हम कभी आगे खुद अच्छा खासा फीडबैक रहा तो हम इसे अच्छी तरह बताएंगे आपको कि कब प्रश्न को गलत किया जाएगा, कब प्रश्न को सही किया जाएगा, कैसे भाषा का प्रयोग होगा तो प्रश्न को सही माना जाएगा और किस भाषा का प्रयोग होगा तो प्रश्न को गलत माना जाएगा। क्योंकि स्टेटमेंट यूपीएससी में तो अधिक आते हैं। अगर पीसीएस में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो स्टेटमेंट का ही प्रयोग वो भी करेंगे। ठीक है। अब आगे देखेंगे अगली वीडियो में एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था।